I hope my voice is audible, screen is visible, everything is set. If this is so, please do let me know so that I can continue with the session. जल्दी जल्दी बात करते हैं टॉपिक के बारे में. बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. 2 दिन टॉपिक्स लाई हूं मैं. अपना मेन मुद्दा ये नहीं रहता है कि टॉपिक्स के बारे में. पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स किस तरीके से कंसेप्चुअल बेसिस के साथ डिफरेंस दिखाते हैं. ठीक है, आज का जो टॉपिक देखने के लिए मिलेगा ये डेवलप्ड इंडिया की बात की जा रही है. विजन जो है आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले ये डेवलप्ड इंडिया का क्राइटेरिया आया कहां से. ठीक है, इसको समझने वाली बात है. डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है आपको कहां से देखने के लिए मिला, वो है आपका 5th पोजीशन पे इंडिया आ चुकी है. और किसको सरपास किया है 5th पोजीशन पे जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है कि 5th पोजीशन पे सरपास किसको किया गया है, यूके को. ठीक है, और फ्रांस को सरपास किया था लास्ट टाइम पे जब 6th पोजीशन अटेन की थी किसने, इंडिया ने. तो लास्ट 2 सेगमेंट्स के बारे में पता होना इज वेरी वेरी मस्ट फॉर यू पीपल. ठीक है, सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही 5th पोजीशन अटेन हुई इंडिया की, जैसे ही 5th पोजीशन अटेन हुई इंडिया की, तो इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि भाई हम लोग एक विजन सेट कर रहे हैं. जो विजन ये बताता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी की चर्चा करेगा. किसकी बात करेगा कि भाई डेवलप्ड इकोनॉमी की चर्चा करेगा. ठीक है, अब डेवलप्ड इकोनॉमी की चर्चा ऐसे ही हो जाती है क्या, वी जस्ट हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक पेस. नो, यहाँ पे आपको देखना है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस अप्रोच को सबसे पहले क्या बात करूंगी, क्रिटिकली रिव्यू करूंगी, नेगेटिव परसेप्शंस दूंगी और फिर यहाँ पे बताऊंगी कि क्यों बात की जा रही है कि एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है अपॉर्चुनिटी की और एमएनसी से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है. दोनों क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे, प्लस और माइनस. चलो, यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया इंडिया ने. क्या टारगेट सेट किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी का हमें एक कैडर चाहिए. किसका कैडर चाहिए, डेवलप्ड इकोनॉमी का हमें एक कैडर चाहिए. तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी का कैडर है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ इकोनॉमिक पेस से मिल जाएगा. क्या इकोनॉमिक पेस मतलब कि भाई 5% की रफ्तार से बढ़ रहे हो, 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हो, 10% की रफ्तार से बढ़ रहे हो, या फिर आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. अरे ठीक है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज कितने लोगों के हाथ में है वो मैटर करता है. और वो चीज किससे पता चलती है, पर कैपिटा के बेसिस पे. तो जरा जांच पड़ताल करके देखने की कोशिश करें कि पर कैपिटा इनकम जो आपकी यूके की देखने के लिए मिलेगी और इंडिया की देखने के लिए मिलेगी, कितना ह्यूज गैप वहां पे देखने के लिए मिलता है. तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का क्या है पर कैपिटा इनकम और यूके दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ. अगर डिफरेंस है तो ठीक है, अगर यूके उस चीज में भी पिछड़ा हुआ है इंडिया की कंपैरिजन में, तब अपन बोल सकते हैं कि यूके को इंडिया ने सरपास कर दिया. दूसरी चीज, अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करूं, तो ये भी मैं नहीं बता रही हूं कि क्या आपको रैंकिंग देखने के लिए मिलेगी. मतलब यहाँ पे स्कोर्स की बात कर रही हूँ. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस इंडेक्स को चेक करके देखिए, जहां पे स्कोर दिखाया जाता है. किसका स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, तो क्या यहाँ पे यूके और इंडिया में गैप नहीं है क्या. ठीक है, तो इसी के बाद में, इसी पर्सपेक्टिव के बाद में मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ कि किसके बाद में आपने ये सोचा कि भाई डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस अटेन कर लिया जाए. अचानक से आपको पता चलता है कि इंडिया इज रॉकिंग मैन. यहाँ पे आपको 5th पोजीशन की अटेनमेंट हो गई. किसको सरपास किया, यूके को सरपास किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी वैसी ही है कि आप ए और बी, ठीक है, 2 एग्जाम्पल देती हूं. ए और बी आपको कस्टमर्स नजर आते हैं या फिर ए और बी स्टूडेंट नजर आते हैं. इस स्टूडेंट के हमेशा 9 और 10 मार्क्स रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे इस स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिलता है कि ये 5 रहा है. ठीक है, और 5 रहा है. अचानक से आपको देखने के लिए मिलता है इसके मार्क्स क्या है, मान लो इसके मार्क्स 7 रहे हैं. ठीक है, इसके 5 to 7 मार्क्स रहते थे. अब ये जो ए पर्सन है यहाँ पे डिक्लाइन हो गया कि 6 to 7 मार्क्स आ गए और ये 7 to 7 ही रह गया. ठीक है, ये 7 to 7 रह गया. यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इंडिया में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है. ठीक है, इंडिया में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया. इट इज जस्ट लाइक द सिचुएशन कि भाई यूके वाला जो सिनेरियो है वो पहले बहुत अपग्रेडेड सिनेरियो पे अच्छी खासी पेस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था.
अचानक से वो फॉल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन अप हो गई। कहां पे? यूएस में। मैं आपको आजकल हर एक सेगमेंट में ये बात करती हूं कि भाई आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना है कि वहां पे किस तरीके से चीजें टाइटन अप हो रही है, ठीक है, वो चीजें कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसकी बात की जा रही है। तो यही बात है कि यूके डिक्लाइन हो गया और जो इंडिया है वो आपको इर्द गिर्द नजर आया कि मैं पहले 7 मार्क्स लाता था, आज भी 7 ही है, ठीक है। तो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपसे कम हो गए हैं यूके के मार्क्स, तो इस तरीके से सरपास होते हुए नजर आए, ठीक है। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपॉर्चुनिटी, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर अच्छा खासा किसी ना किसी सेगमेंट में रोल प्ले करते हुए आपको नजर आ रहा है। आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि रोल प्ले करते हुए आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको जिस चीज के बारे में मेजर फोकस करना है ना, आपको जिस चीज के बारे में मेजर फोकस करना है कि हमें भाई इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। इंडस्ट्रीज को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपके जो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ही तो बनना चाहती है ना कि डेवलप्ड बन जाएं। डेवलप्ड बनने का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको इंक्लूड करके चलना है चीजों को। तो आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और यहाँ पे आप करते हैं सर्विस सेक्टर की बात, ठीक है। मैं आपको कुछ भी बेसिक पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बता रही हूँ। चलो एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अच्छा क्या? इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे नकारात्मक प्रेशर है किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है ना, तो उसकी बात की जा रही है। अब सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव कैसे है? जीडीपी के सेगमेंट में। कहां पे पॉजिटिव है? जीडीपी के सेगमेंट में आपको अच्छा खासा रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट आपके लिए नहीं है। क्या है? ये आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है। एक बार सोच के देखिए ये दोनों चीजें बैलेंस में कैसे आएगी। एक बार सोच के देखिए कि किस तरीके से ये दोनों चीजें बैलेंस में आएगी, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री की बात करती हूं तो ये आज की सिचुएशन नहीं, बहुत टाइम से स्टैग्नेंट देखने के लिए मिलता है। मतलब साफ शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे स्थिर कंसेप्शन देखने के लिए मिलता है, चीजें आपको स्थिर देखने के लिए मिलती है। समझ में आई बात? तो ये चीजें बात की जा रही है। अब इंडस्ट्री हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। अब आपका क्या हो गया? इंडस्ट्रियल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट हो गया। अब ये स्थिर तो चीजें हो गई, लेकिन आपको ये देखना है कि यार एग्रीकल्चर का ये जो बर्डन है वो क्या है कि इकोनॉमी पे नकारात्मक इंपैक्ट है। क्यों है नकारात्मक इंपैक्ट? क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की वजह से क्या नहीं आ पा रही है? प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है। क्या नहीं आ पा रही है? प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है आपके, ठीक है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस साल 2022 के मेंस में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि भाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेज करनी है जॉब के साथ, जॉब के साथ आपको प्रोडक्टिविटी रेज करनी है। लेकिन आप जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो सर्विस सेक्टर याद आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हो तो आपको क्या याद आना चाहिए? सर्विस सेक्टर याद आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया था कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी आप रेज करोगे एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो दोनों चीजें कहां पे हो सकती है? दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई यहां पे आप क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो बर्डन है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्व कर लेगी, और मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्व कर लेगी तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो खतरनाक हालत में चल रही थी वो सुधर जाएगी। वो सुधार भी दिया आपने, एम्प्लॉयमेंट का वो बर्डन भी पूरा हो गया, दोनों चीजें स्टेगनेंट भी हो गई, बैलेंस भी हो गया, और इस तरीके से सर्विस सेक्टर भी स्मूथली चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके पास रॉ मटेरियल और आपने टारगेट कर लिया। जैसे रॉ मटेरियल मतलब आप बात कर रहे हो कि भाई कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करनी है, हम सूरज की किरणों से बिजली को पैदा करेंगे, भाई ठीक है, सूरज की किरणें रॉ मटेरियल हो गई, और आप बिजली की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वो सर्विंग एरिया हो गया। तो आपके पास पैनल तो होना जरूरी है ना, जिसके थ्रू ये चीजें की जाएगी। इट इज जस्ट हैज टू बी इन प्रैक्टिस थ्रू दी सोलर पैनल्स। तो आपके पास अगर वही चीज नहीं है तो चीजें कहां से आप सस्टेन रखोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टेगनेंट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेगनेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बेसिस पूछा जा रहा है असर्शन का, ठीक है। यहाँ पे अब आप पॉजिटिवली बात कर रहे हो, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से स्टैग्नेंट रहेगा। क्या बताया? कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट रहेगा? एग्रीकल्चर और सर्विस के बीच में रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस बताते वक्त आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस किया था। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आपने जो रीजन बताया है दोनों का स्टैग्नेंट रहने का, यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है? एक तो एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का आता हुआ नजर आया। दूसरी चीज प्रोडक्टिविटी रेज हो रही है आपकी, ठीक है। क्या रेज हो रही है? प्रोडक्टिविटी रेज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट से फायदा लोगों की पर कैपिटा इनकम सुधरेगी, क्योंकि हर एक लोग मतलब हर एक पर्सन के हाथ में रिसोर्सेज होंगे। और प्रोडक्टिविटी से किस चीज का फायदा? इकोनॉमी का फायदा, ठीक है, इकोनॉमी का फायदा। इकोनॉमी का फायदे का मतलब ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन का मतलब डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो दोनों चीजें समझ में आई। तो यहाँ पे आप जिस ग्रोथ की बात कर रहे हो वो कौन सी ग्रोथ है? इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास वाली बात हो गई यहाँ पे कि इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हो प्लस ग्रोथ, दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये चीज पॉजिटिवली आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बेसिस ऑफ द असर्शन है कि इंडियाज एमर्जेंस एज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यहाँ पे फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिलती है डेस्टिनेशन, फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव। ऐसा क्यों? देखो, अट्रैक्टिव वो चीज बन जाती है जब आप इफ यू हैव टू स्टार्ट अप एनी बिजनेस सपोज, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन योर सिटी और इन योर स्टेट जस्ट टू मेक अपग्रेडेशन इन प्रॉफिट। यही होता है कि मुझे अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि कितना पैसा मुझे मिलेगा रिटर्न में, ठीक है, मैं कितना मार्जिन निकाल के लाऊंगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा? मार्जिन के बारे में। अभी तो आप सिर्फ ये सोचो कि भाई किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपके जैसी ही इकोनॉमी होती है। सेकंड पॉइंट आप क्या सोचोगे कि यार मैंने यहाँ पे एक शॉप खोल ली, यहाँ पे एक आउटलेट है, यहाँ पे कस्टमर तो आएंगे। क्या कस्टमर तो आएंगे? क्या का मतलब क्या होता है? मैं मार्केट के बारे में सोच रही हूँ, मार्केट साइज के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा मार्केट साइज किससे बनता हुआ नजर आएगा? कंज्यूमर से। किससे ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा? कंज्यूमर से मेरा मार्केट साइज बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? मार्केट साइज मेरा कैसे एक्सपेंड हुआ? कंज्यूमर से एक्सपेंड होता हुआ नजर आया। तो अगर मेरे पास कंज्यूमर है, मार्केट साइज अच्छा है, मार्जिन अच्छी निकल सकती है, ऊपर से रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब समझते हो? रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई अभी तक चीजें कंपटीशन में नहीं है, जो हम करेंगे उसी में ही हम महान है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कंपटीशन नहीं है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जिन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा रोल प्ले होता है, जैसे कि चाइना की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई जर्मनी जैसी कंट्री अपने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्यों करना चाहेगी? क्योंकि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। किसकी अपॉर्चुनिटी हो गई? कि यार यहाँ पे मार्जिन भी मिल रहा है, लोग एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे। अपने लिए फायदा क्या है कि अपने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अपना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा, ठीक है, और अपना काम भी हो गया। आपका काम क्या था कि भाई रोजगार देना है, ठीक है, और आपका फंडिंग भी नहीं लगा क्योंकि बाहर वाली कंट्रीज के लिए आप अट्रैक्टिव पॉलिसीज की बात कर रहे हो। तो ये दो रीजंस दिए गए हैं कि 20 करोड़ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास आपको नजर आएंगे कि जो मिडिल क्लास जनता होती है वहीं से आपका कंजम्पशन निकल के आता है, वहीं से आपका उपभोग निकल के आता है। उसकी वजह से क्या होता है? मार्केट साइज बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, मार्केट साइज ग्रोइंग का रीजन, यहाँ पे दो कंसेप्ट है लेकिन ये एक ही है, ठीक है। आपका अगर मिडिल क्लास जनता जिसकी ज्यादा है तो उसी वही जनता आपको कंजम्पशन करती हुई भी नजर आएगी और आपको सेविंग भी करती हुई नजर आएगी। मेजर पार्ट जो उनका रहता है वो कहां जाता है? परचेजिंग में जाता है, कंजम्पशन में जाता है। अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये चीज तो पहले भी थी, पॉपुलेशन तो पहले भी ज्यादा थी, मिडिल क्लास तो पहले भी ज्यादा थे, लेकिन आज के टाइम में और ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बन गया? क्योंकि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू बेसिस पे आप करते हुए नजर आ रहे हो। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्कीम लाइक डिजिटल इंडिया यहाँ पे आपको क्या कर रही है कि यार पहले तो मैंने एक
मंडी के बारे में बात की कि मैंने एक मंडी खोली, ठीक है, सब्जी वगैरह की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जिस विलेज में काम करती थी, ठीक है, मैं जिस विलेज में काम करती थी, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जानते होंगे, 5 लोग जानते होंगे, 10 जानते होंगे, 20 जानते होंगे या 100 जानते होंगे। किसी विलेज की बात कर रही हूँ या किसी भी एरिया की बात कर रही हूँ। लेकिन व्हेन आई एम जस्ट मेकिंग इट डिजिटलाइज्ड, तो आपको क्या देखना है कि यार ये विलेज के लोग जो हैं वो विलेज तक सीमित नहीं है। अब ये एक प्लेटफॉर्म बन गया, कहाँ पे, यूट्यूब पे। अब ये एक प्लेटफॉर्म बन गया गूगल पे, कि मैंने बोल दिया कि यार मेरी मंडी अवेलेबल है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हो। अब वो यूज कोई भी कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपकी क्या हो गई, एक्सेस बढ़ गई। अब आपको कोई 5, 10 या 15 लोग नहीं देख सकते। अगर आपका प्लेटफॉर्म रिनाउंड है तो एनीबॉडी कैन वॉच इट। तो यहाँ पे एक्सेस बढ़ने का मतलब क्या होता है, अब कंज्यूमर का साइज भी बढ़ गया, ठीक है, और सप्लायर का भी बढ़ गया। अब कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं, क्योंकि देखो सप्लायर बोल रहे हैं कि भाई मैं कोई चीज आपको 10 रुपए में दूंगा, कंज्यूमर बोल रहा है कि नहीं भाई मैं 8 रुपए में दूंगा। कोई तो कंज्यूमर उस प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा ना जो 10 रुपए में लेने के लिए तैयार है, ठीक है, कोई तो कंज्यूमर मिल ही जाएगा। इतनी सारी तादाद पे अपनी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। एनीबडी कैन एक्सेप्ट दिस प्राइस एट 10। सारे के सारे सप्लायर जो है वो 8 रुपए पे ही थोड़ी मानेंगे। तो बहुत सारे सप्लायर, मतलब सप्लायर के पास भी कंज्यूमर का ऑप्शन है और कंज्यूमर के पास भी सप्लायर का ऑप्शन है। दोनों साइड से ऑल्टरनेटिव बढ़ जाते हैं, कहां से, प्लेटफॉर्म से। और एक और चीज, प्लेटफॉर्म की बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया है तो कोई मुझे देख रहा है ए पर्सन, तो उसके लिए ये लेक्चर अलग हो जाता है, उसके लिए मैं बायस्ड हो जाती हूँ, और बी पर्सन देख रहा है तो दैट कैन टेक इट अदरवाइज। पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज गेटिंग द सेम एक्नॉलेजमेंट। तो सेम एक्नॉलेजमेंट मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, किसी के लिए भी बायस नेचर नहीं है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की बात कर लो, ठीक है, चाहे वो किसी सर्विस की बात कर लो, एवरीवेयर डिजिटलाइजेशन से ये भी फायदा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको आई होप समझ में आ गया होगा इस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट किसकी बात करता है कि यहाँ पे इंक्लूसिव नेचर हो गया। जिन लोगों को पहले कुछ चीजों के बारे में नहीं पता था, उसके बारे में पता चल रहा है धीरे धीरे। आप मतलब पहले मतलब आप मॉल्स की बात करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शोरूम्स की बात, आउटलेट्स तक। आज आप किसी के पास भी छोटे मोटे जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके पास यूपीआई मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सब्जी मंडी में भी जाते हो, हर जगह जाते हो, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीआई ने एकदम ब्रॉडकास्टिंग रोल प्ले किया है, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस किसकी वजह से आई है, डिजिटल की वजह से आई है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन, 71% ऑफ एमएनसीज वर्किंग इन इंडिया फील सो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन क्यों है, इन्वेस्टमेंट। देखो हर एक कंट्री, हर एक इंडिविजुअल कंट्री तो छोड़ दो, आप अपने जैसे इन्वेस्टर्स भी वहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे मेरा मार्केट साइज ज्यादा होगा। और चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज का मार्केट साइज अच्छा खासा होता है, और खासकर इंडिया का साइज सबसे अट्रैक्टिव क्यों बोला जा सकता है कि भाई चाइना को ये पता है कि भाई मेरे यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, मुझे 100 यूनिट चाहिए इनका पेट भरने के लिए। इंडिया क्या है, इंडिया के साथ क्या देखने के लिए मिलता है कि यार मेरे पास 80 है और 100 लोग हैं, ठीक है, तो इनका मार्केट इतना बड़ा है कि मेरा प्रोडक्शन उसके कंपैरेटिवली कम होता है। तो यहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। चाइना इतना ज्यादा परिपक्व और मेच्योर हो चुका है कि वो खुद का सर्वाइवल तो कर ही सकता है, वो तो दूसरों का भी सर्वाइवल करता है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे 100 की जगह 200 प्रोडक्शन उत्पादन देखने के लिए मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों में, मार्केट दोनों में एक है, लेकिन आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि क्यों लोगों को, मतलब क्यों ग्लोबल इकोनॉमीज को, दूसरी इकोनॉमीज को ऐसे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क ओवर, ठीक है, क्योंकि वहां पे मार्केट है, हम अच्छे से काम वहां पे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अपन बहुत ही ज्यादा इजी फॉर्मेट देते हैं और इजी एक्सेस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस क्यों किया गया, क्योंकि आपकी दिक्कत जो है सबसे बड़ी, वो दिक्कत ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या कंट्री में। हाँ जी, आपको किसी भी काम को करने से पहले माहौल की जरूरत है,
ठीक है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का सेटअप करना पड़ा, पूरा का पूरा टेक्निकल सेटअप, पूरी टीम असिस्ट कर रही है एवरीवेयर। दिस इज ऑल माहौल आई एम क्रिएटिंग बिफोर मेकिंग दी क्लास। समझ में आ रही है बात? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री को ऑन करने के लिए, सर्विस को ऑन करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे एक माहौल सेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये काम कंटिन्यू और इजी हो सके। जिस चीज को आप जितना ज्यादा इजी बनाते हो उतने ज्यादा लोग उस काम में हाथ डालेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जब आप बात करते हो, ये आपको हर एक जगह, खासकर आपका यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, चाहे वो गति शक्ति हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो रही हो, ये सारे सेक्टर्स मेजॉरिटी कहाँ काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वाले चैनल में। क्योंकि जब तक मैं आपसे वार्तालाप नहीं करूंगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, किस टॉपिक में दिक्कत है, क्या लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, कौन सी कैटेगरी में आपको काम करना है। ठीक है, ये सिर्फ। ठीक है, और रिडक्शन इन रेगुलर बैरियर्स, रिडक्शन का परिवेश पोर्टेशन की दिक्कत होती थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद लैंड एक्विजिशन की दिक्कत होती थी। ठीक है, ये इंडिया में बहुत आस्क